नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। आज गणेश चतुर्थी है और अगले 10 दिनों तक महाराष्ट्र के साथ पूरे देश में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन कोरोना के बढ़ते केस के चलते इस बार का जश्न फीका रहने वाला है। कोरोना के मद्देनजर सरकार ने इस बार गणेश उत्सव पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। महाराष्ट्र के अलावा कई और राज्यों ने भी गाइडलाइंस जारी की हैं। पुलिस ने मुंबई में 10 सितंबर से 19 सितंबर के बीच गणेश उत्सव के दौरान धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान शहर में किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है और श्रद्धालुओं को गणेश पंडालों में जाने की भी इजाजत नहीं है। देश भर में आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की धूम देखने को मिल रही है। इस दिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस खास अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक संदेश जारी किया है। पीएम मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर लिखा है कि आप सभी को गणेश चतुर्थी की मंगल कामनाएं। यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए उत्साह और सद्भाव के वातावरण में त्योहार मनाने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने आज शुक्रवार को राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई ताकि उन पर पंजाब विधानसभा चुनावों की घोषणा होने तक चुनावी प्रचार न करने का दबाव डाला जा सके। हालांकि भाजपा को इस बैठक के लिए नहीं बुलाया गया और पंजाब विधानसभा के चुनाव पहले साल की शुरुआत में होने हैं और जिसके मद्देनजर 32 किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी ये कहने के लिए बैठक बुलाई है कि ये चुनाव की घोषणा होने तक चुनाव प्रचार में शामिल ना हो और ये राजनीतिक रैलियां ना करें, क्योंकि इससे चल रहे किसान संघर्ष को नुकसान पहुंच सकता है। किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठन करनाल के मिनी सचिवालय के बाहर जारी धरने को ज्यादा लंबा खींचने के मूड में नहीं है। किसान सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के किसान नेता जगदीप सिंह औलख ने कहा है कि 11 सितंबर को संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की बैठक करनाल के धरना स्थल पर होगी। इस बैठक में आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया जाएगा। औलख ने कहा है कि सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। इसी के चलते 11 तारीख को ऐसा बड़ा ऐलान किया जाएगा कि खट्टर सरकार को हर हाल में झुकना होगा। किसान संगठनों ने कहा है कि अब सरकार से बातचीत भी तब होगी जब किसानों पर लाठीचार्ज और सिर फोड़ने की बात करने वाले एसडीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हरियाणा सरकार किसान नेताओं को जानकारी देगी, तभी आगे की बातचीत शुरू की जाएगी। चीन भारत की सीमा से लगे शिनजियांग और तिब्बत के सुदूर चीनी क्षेत्रों में जल्द ही चीनी सैनिकों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए 30 एयरपोर्ट बना रहा है। ये इलाका चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड के अंतर्गत आता है। चीन तिब्बत में तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास कर रहा है। हाल ही में इससे तिब्बत की राजधानी ल्हासा का भारत के अरुणाचल प्रदेश के करीब तिब्बती सीमावर्ती शहर निगची से जोड़ने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की शुरुआत की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान को लेकर जारी बहस में भारत ने बताया कि पड़ोसी मुल्क में हालात नाजुक बने हुए हैं और तत्काल मानवीय सहायता का आह्वान किया गया है। साथ ही भारत ने अफगान महिलाओं की बातों को सुने जाने की जरूरत को दोहराया है। हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का ऐलान किया है। पहले संकेत दिए जा रहे थे कि मुल्क की सरकार में महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन कार्यवाहक सरकार में किसी महिला का नाम शामिल नहीं है। खबर है कि सत्ता में केवल पुरुषों के ही शामिल होने के बाद विरोध और तेज हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच मध्य प्रदेश में वायरल फीवर और डेंगू कहर बरपा रहे हैं। राजधानी भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सहित कई जगह पर सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इन मरीजों में बच्चों की संख्या ज्यादा है। भोपाल में तो बीमार होने वाले बच्चों की संख्या ही 355 से ज्यादा है। जबलपुर में मरीजों का आंकड़ा 500 के आसपास छू रहा है। ग्वालियर में मरीजों की संख्या 40 से ज्यादा हो गई है। वहीं मलेरिया विभाग और नगर निगम की टीमें घर घर जाकर सर्वे कर लार्वा नष्ट कर रही हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि वायरल की चपेट में आ रहे बच्चों की बढ़ती संख्या के बीच अस्पताल में बिस्तरों की संख्या और तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए निर्देश अधिकारियों को पहले ही दिए जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में देश में 34,973 नए मामले आए हैं और 260 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि इस समय अवधि में 37,681 लोग कोविड से जंग जीतकर घर लौटे हैं। देश में फिलहाल 3,90,646 एक्टिव केस हैं। वहीं कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या 3,23,42,299 हो चुकी है। दूसरी ओर कोविड से 4,42,009 लोगों की मौत हो चुकी है। नए आंकड़ों के बाद देश में कोरोना के कुल पुष्ट मामले 3,31,74,954 तक पहुंच गए हैं।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन भर दिया है। यहां 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। राजनीतिक गलियारों में हर किसी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी को यहां हर हाल में जीतना होगा। बता दें कि इस साल विधानसभा चुनाव के दौरान वो नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। बनर्जी को 5 नवंबर तक राज्य विधानसभा की सदस्यता लेनी होगी। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की राह देख रही समाजवादी पार्टी 2022 में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कहा जा रहा है कि सपा के 2022 विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में समाजवादी पेंशन योजना, मुफ्त लैपटॉप, छात्राओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन और डेटा, महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने पर स्टाम्प ड्यूटी पर ज्यादा रिबेट और नौकरियां तैयार करना शामिल हो सकता है। पता चला कि सपा के घोषणा पत्र का फोकस किसानों और रोजगार निर्माण के साथ साथ महिलाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर होगा। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।